बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम ऑन दी अदर साइड। मैं हूँ आपके साथ फ़ायज़ा शहराज़ी। नाज़रीन, हमारे मुल्क की सियासत दायरों का सफ़र है। ये दायरे जो होते हैं, जितने सियासतदान हैं दायरों में गोल गोल घूमते हैं और अपनी बारी का इंतज़ार करते रहते हैं। पहले मुल्क में दो सियासी जमातें थीं जो कि एक के बाद एक दफ़ा वो अपनी बारी का इंतज़ार करती थी और एक की एक दफ़ा बारी होती थी, दूसरी की अगली दफ़ा बारी होती थी। फिर उसके बाद हमने देखा कि एक तीसरी जमात, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसको लाया गया, वो खैर वो सामने आती है और वो मकबूलियत भी हासिल कर लेती है। उसके बाद जब वो हुकूमत में आती है तो उसको कुछ टफ़ टाइम मिलता है और वो उस तरह से डिलीवर शायद नहीं कर पाती है, क्योंकि उस दौरान कोविड भी था। उसके बाद उसकी हुकूमत जो है वो ख़त्म हो जाती है और उसके बाद फिर से वही दायरों का सफ़र शुरू हो जाता है। लेकिन अब की दफ़ा एक के बाद एक दायरा नहीं इस्तेमाल किया जा रहा। अब की दफ़ा एक ही दायरे में सारे इकट्ठे ही खुद को रोल किए जा रहे हैं। ये तो है हमारे मुल्क की सियासत। नाज़रीन, इस सब के अलावा इस सब पे भी बात करेंगे, मुल्क की सियासी सूरत हाल पे। नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन ने 2 अप्रैल को होने वाले सेनेट इंतखाबात के लिए ज़ाब्ता इखलाक जारी कर दिया है। सेनेट के इलेक्शन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये भी देखना है कि सेनेट में अक्सरियत किस जमात की आती है। तहरीक-ए-इंसाफ की अभी रिज़र्व सीटों के हवाले से तहरीक-ए-इंसाफ लेट सुन्नी इत्तेहाद की अभी वो भी कुछ कन्फर्मेशन नहीं है, वो भी मामलात अदालतों में हैं और ये मामलात भी सामने आ गए हैं। नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन ने ज़ाब्ता इखलाक में वाज़ेह किया कि सियासी जमातें और उम्मीदवार नज़रिया पाकिस्तान और सालमियत के ख़िलाफ़ बयान नहीं देंगे और ऐसा कोई बयान नहीं दिया जाएगा जिससे आर्म्ड फोर्सेस, पार्लियामेंट या अदलिया की तज़हीक हो। ये अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस सब के अलावा कहीं पे मुझे आम आदमी की बात करता हुआ कोई भी नज़र नहीं आया। किसी ने हमने पिछले ये जो पीडीएम 1.0 की गवर्नमेंट थी 16 महीने की, उसमें हमने देखा कि उन्हें तौहीन पार्लियामेंट तो बना दिया, तौहीन अवाम किसी ने नहीं बनाया। अवाम की इतनी तौहीन की जाती है, तौहीन अवाम का कोई बिल नहीं पास किया जाता। मतलब आम आदमी जो है 2 वक्त की रोटी उसको नहीं मिल रही है और वो खुदकुशियाँ करने पे मजबूर है, लेकिन फिर भी तौहीन अवाम नहीं आती है। तौहीन पार्लियामेंट तो आ गई, उम्मीद करते हैं कि तौहीन अवाम भी आ जाएगा। नाज़रीन, इस सब के अलावा हम देख रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म और उनकी कैबिनेट ने रज़ाकाराना तौर पे तनख्वाहें और मराहत ना लेने का फ़ैसला किया है। अच्छी बात है, अच्छा जेस्चर है। हम काफ़ी दिन से ये कह रहे थे कि सिर्फ तनख्वाहें ना लेने से मामलात हल नहीं होंगे, जो आपको मराहत मिलती हैं आप वो भी ना लें, क्योंकि आम आदमी के पास इस वक्त 2 वक्त की अगर रोटी नहीं है खाने को, तो ये जो अशराफिया है, ये जो हमारे वुज़रा हैं, इनको भी अपनी मराहत में कमी करनी चाहिए। बहरहाल जी, ये एक अच्छा फ़ैसला, इस पे हम उनको अप्रिशिएट भी करते हैं कि ये एक अच्छा फ़ैसला किया गया है। इस सब के अलावा नाज़रीन, जहाँ पे ये सारे मामला चल रहे हैं वहाँ पे कहीं पे मामला सुलझते भी नज़र आते हैं, कहीं पे मज़ीद उलझते नज़र आते हैं। आज लॉन्ग मार्च के दौरान तोड़फोड़ का केस था और बानी पीटीआई को मज़ीद 2 केसेस में बरी कर दिया गया है। ये भी चलें, एक अच्छी जेस्चर है कि शायद सियासी नौइयत के वो केसेस होंगे या क्या है जो अदालत ने उनको बरी कर दिया है। लेकिन नाज़रीन, इस सब के अलावा इलेक्शन में मुबैना धांधली के खिलाफ बानी पीटीआई ने जुडिशल कमीशन तश्कील देने की दरख्वास्त कर दी है। इस दरख्वास्त का क्या होगा? क्या ये जो जुडिशल कमीशन है, क्या इस पे ये जो बनेगा और उस पे क्या जो रिपोर्ट आएगी, क्या उस पे कोई सियासी जमात जो है वो इन्हिसार करेगी, उसको एक्सेप्ट करेगी? माना तहरीक-ए-इंसाफ ने पहले भी इस तरह से मुतालबा किया था। जुडिशल कमीशन उस वक्त भी बना था, 2013 की बात कर रही हूँ, 2013 का जब इंतखाब हुआ था, जुडिशल इंक्वायरी हुई थी नाज़रीन, जुडिशल कमीशन बना था, एंडेड अप नेक्स्ट टू नथिंग। कोई भी उसका हल नहीं निकला था, कुछ भी नहीं हुआ था। मतलब कोई भी मुनज़्ज़म धांधली, जुडिशल कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कोई भी मुनज़्ज़म धांधली नहीं हुई है, ना ही कोई शवाहिद थे, तो ये इंक्वायरी को सामने आई थी। अब अगर जुडिशल कमीशन बनाया जाएगा, इंक्वायरी होगी, तो उसकी रिपोर्ट कितनी को डिफरेंट होगी, क्योंकि जब किसी को मतलूब होता है कि फ़ैसले उसके हक़ में जाएँ और जब मतलूब होता है कि हवाओं का रुख किसी जानिब है और जब मतलूब होता है कि उनके केसेस ख़त्म होने हैं, तो फिर वो होते हैं। हमारे यहाँ हमने देखा है, जैसे कि हसन नवाज़, हुसैन नवाज़ के करप्शन के जो केसेस थे नाज़रीन, उसमें उनको बरियत तो मिल गई है, लेकिन अभी तक ये कंफर्म नहीं है कि ये जो हसन नवाज़, हुसैन नवाज़ के केसेस से बरियत के बाद, यानी कि उनके ऊपर करप्शन का जो स्टिग्मा था, लगा हुआ था पूरे ख़ानदान के ऊपर, क्या वो भी ख़त्म हो गया है, वो भी धुल गया है, या वो अपनी जगह बरकरार है? इस सब पे बात करेंगे नाज़रीन आज के प्रोग्राम में। हमें ज्वाइन किया है गुलाम अब्बास हरल साहब, माहिर कानून भी हैं, सीनियर एनालिस्ट भी हैं। बहुत शुक्रिया हरल साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम हरल साहब। जी वालेकुम सलाम। हरल साहब, सबसे पहले तो ये फरमाइएगा कि कहा जा रहा है तहरीक इंसाफ की जानिब से कि जुडिशल कमीशन बना दिया जाए इंतखाबात में धांधली के हवाले से, कोई रिजल्ट निकलेगा? 2013 की मिसाल हमारे सामने है, जैसा कि अभी मैंने अपने इंट्रो में बताया
जुडिशियल इंक्वायरी हुई, जुडिशियल कमीशन बना, बट उसका नतीजा कुछ भी नहीं हुआ। मतलब एंड पे रिपोर्ट जो सामने आई उसमें यह था कोई मुनाजिम धांधली नहीं हुई, कोई शवाहिद नहीं मिले, लिहाजा सब ओके था। देखें जी, ये पाकिस्तान के अलावा पूरी दुनिया के मीडिया ने रिपोर्ट किया है कि पाकिस्तान में जो ये इलेक्शन हुआ है 2024 का, इसमें धांधली हुई है, फेयर एंड फ्री इलेक्शन नहीं हुआ। और इसमें कोई दूसरी राय भी नहीं है कि धांधली बहुत ज्यादा हुई है। अगर एक फरीक जो है या एक पार्टी जो है वो इससे इससे अग्रीव्ड है, वो कहती है कि मेरा कोई मुतालबा है, तो उस हवाले से कमीशन का मुतालबा किया जा रहा है, तो मेरा ख्याल है ये बड़ा जायज मुतालबा है। हाल दो कि इस मुल्क में आज तक जितने भी कमीशन के रिजल्ट आए हैं, आप देख लें, हमीदुर रहमान कमीशन से लेके एबटाबाद कमीशन देख लें, उसके बाद जितने भी कमीशन बने उनका कोई रिजल्ट नहीं आया। इवन उनकी जो रिपोर्ट्स होती हैं और वो भी कभी मंजर आम पे नहीं आता। लेकिन चले फिर भी उनकी आंसू साफ करने के लिए आप जो है एक कमीशन बना दिया जाए तो उसमें कोई हर्ज नहीं, ताकि एक फेयर एंड फ्री इलेक्शन जो है नहीं हो सका। लेकिन उसके जो भी सद्देबाब हैं, जो भी उसमें रुकावटें हुई या जो जिम्मेदार हैं इस इलेक्शन में धांधली करने के, जो मुर्तकिब पाए गए हैं, तो उनको मैं समझता हूँ फैजा उनकी निशानदेही होनी चाहिए। हर साहब, ये तो एक आइडियल सिचुएशन है जो कि हम डिस्कस कर रहे हैं, ये होना चाहिए। जैसे कि मैंने 13 का रेफरेंस भी दिया था, तब भी यही आइडियल सिचुएशन थी कि ये सारी चीजें होनी चाहिए, लेकिन रिजल्ट कुछ नहीं निकला था। अब की दफा आपको लगता है कि जितना ये मेस क्रिएट हो चुका हुआ है, कोई रिजल्ट निकलेगा, वाकई इस चीज को एक्सेप्ट किया जाएगा कि हाँ जी मुनाजिम धांधली हुई है? देखिए, जब तक आप जो है इलेक्शन फेयर एंड फ्री नहीं करवाएंगे इस मुल्क में, इसी तरह मैनेजमेंट के जरिए इलेक्शन करवाए जाएंगे, एक किसी भी पार्टी को या किसी हुकूमत को मैनेजमेंट के जरिए लाएंगे, तब तक ये मुल्क की जो सूरत हाल है या मुल्क जो है बेहतरी की तरफ नहीं जा सकता। लेकिन हालात तो यही है ना हरल साहब, ये हकीकत है, ये बिटर रियलिटी है कि होता यही है। अब मैं और आप यहाँ बैठ के हम कह रहे हैं कि ये गलत है, लेकिन हम इसको तब्दील नहीं कर सकते, इसके खिलाफ आवाज उठा सकते हैं। तब्दीली तो आनी है डेफिनेटली, जो हमारा सिस्टम है उससे। आपको लगता है सिस्टम तब्दील हो जाएगा? देखिए, आपने अपने इंट्रो में बड़ी प्यारी बातें की हैं, इसीलिए तो हम दायरों में घूम रहे हैं। आज तक जो है हम जो है वो कोई मंजिल अपनी तय नहीं कर सके, दायरों के अंदर घूम रहे हैं। और एक बात बड़ी वाज़ेह है कि मैं अक्सर बात करता हूं कि हमने 75 साल तारीख से सिर्फ एक ही सबक सीखा है कि हमने कोई सबक नहीं सीखा। तो जब तक हम इलेक्शन फेयर एंड फ्री नहीं करवाएंगे, सियासत को स्पेस नहीं देंगे। और एक बात बड़ी मैं आपको वाज़ेह कर दूं कि इस मुल्क में सबसे बड़ा जो मसला है वो ये है कि पार्लियामेंट जो है वो रबर स्टैंप है। पार्लियामेंट जो है वहां पे स्क्रिप्टेड कार्रवाइयों का एक मरकज है, वहां पे आजाद कार्रवाइयां नहीं हो सकती, ना आजाद पार्लियामेंट के पास कोई इख्तियारात हैं। जब तक ये पार्लियामेंट को बाख्तियार नहीं बनाएंगे, पार्लियामेंट जो है अपनी मर्जी से फैसले नहीं करेगी, कानून नहीं बनाएगी, तब तक इस मुल्क में बेहतरी नहीं आ सकती। और एक बात और मैं बड़ी वाज़ेह कर दूं, हम अक्सर ये भी बात करते हैं कि जब तक इस मुल्क में सियासी इस्तेकाम नहीं आएगा, सारी जमातों को तस्लीम नहीं करेंगे, सियासत को तस्लीम नहीं करेंगे। एक हम देखिए, हम एक चिनोर में किसी को मुहिब वतन बनाते हैं और उसको ले आते हैं, फिर उसी बंदे को जिसको हमने पिछली दफा मुहिब वतन बनाया होता है, फिर उसी को गद्दार बनाते हैं, फिर उसको जेल में डालते हैं। तो ये दोहरा मेयार है हमारा, हमारी अदलिया का भी दोहरा मेयार है, हमारे इदारों का भी दोहरा मेयार है। कोई इदारा जो है वो ठीक से काम नहीं कर रहा। आप जो है आप पंजाब हुकूमत की बात कर लेते हैं कि यहाँ पे देखिए किस कदर जो है लूट मार सेल हो रही है। नवाज शरीफ साहब के नाम से 9 तरक्याती जो काम है वो उनके नाम से मंसूब किए गए हैं। देखिए, ये किसी के खानदान का पैसा नहीं है, ये अवाम का पैसा है। अच्छा हरन साहब, तो ये जो पॉइंट आपने रेज किया है, इस पे काफी तनकीद भी की जा रही है। स्पेशली उन्होंने जो सदारत कर दी इजलास की, 3 इजलास थे जिनकी शायद सदारत की है उन्होंने पंजाब असम्बली के, वो भी बड़ी तनकीद का हरफ तनकीद है। आपको लगता है वो सदारत कर सकते थे? ठीक है, पार्टी कायद होना एक अलग बात है, लेकिन आप मुंतखब असम्बली की जाके सदारत करते हैं या उनके वहाँ पे इजलास की सदारत करते हैं, लगता है आपको मुनासिब था? देखिए, काबीना का इजलास था, काबीना के अलावा अगर कोई इजलास हो, उनकी पार्टी का कोई इजलास हो, मरियम साहबा उनकी बेटी हैं, उनकी रहनुमाई लेना
मेरा ख्याल है उनके लिए बेहतर है, और वो बड़े एक्सपीरियंस है, और वजीर आजम रहे हैं, 3 दफा वजीर आला भी रहे हैं पंजाब के। लेकिन ये सारी जो रहनुमाई है वो घर में ले। अगर हम्म। आपने इसके मेन बात ये है कि एक बंदी जो है, आपकी बेटी जो है, वो इस अहल नहीं है कि वो वजीर आलाशिप कर सके, तो फिर आपने उसको मुंतखब क्यों करवाया? आपने, अगर वो इस काबिल नहीं थी, इसकी अहलियत नहीं रखती थी, आपने खुद बैठ के सारी डायरेक्शन देनी है, तो हम्म। फिर उनको मुंतखब कराने की बजाय किसी और अहल आदमी को हरल साहब, आपको याद होगा, चले मैं आपको याद बाद में करवाती हूँ, ये जो आपने पॉइंट रेज किया, ये मैं बड़ी दफ़ा सवाल कर चुकी हूँ पीएमएलएन से कि क्या इनकी सियासत में शरीफ फैमिली के अलावा किसी और की एंट्री नहीं है, किसी और के हाथ में ये इक़्तिदार देना पसंद नहीं करते, ये इक़्तिदार देना नहीं चाहते, इनसिक्योरिटीज़ हैं। मतलब क्यों आ जाके, अगर हम देखते हैं प्राइम मिनिस्टर बड़े भाई हैं तो चीफ मिनिस्टर छोटे भाई आ जाते हैं, अगर प्राइम मिनिस्टर छोटे भाई हैं तो भतीजी साहबा जो हैं वो चीफ मिनिस्टर आ जाती हैं, अगर प्राइम मिनिस्टर छोटे भाई हैं तो उनका बेटा फिर चीफ मिनिस्टर आ जाता है। ये क्या, ये मतलब शरीफ फैमिली को और कोई नहीं मिलता, किसी को नहीं मिलता, कोई इनकी फैमिली इसमें पार्टी में रिलायबल बंदा नहीं है कि जिसको ये कोई ओहदा दे सके। देखिए फैजा, ये कोई सियासी जमात नहीं है, ये कबीला है, और ये कबीले की सियासत जो है वो इनके खानदान से बाहर नहीं जा रही। और देखिए, आज तक अगर ये सियासी जमात होती तो कोई एक तो इनकी पार्टी में ऐसा लीडर पैदा होता, कोई ऐसा रहनुमा पैदा होता जो आके वजीर आजम के लिए भी अहल होता और वजीर आला के लिए भी अहल होता। इसका मतलब है इन्होंने आज तक जो है अपनी पार्टी जो है वो पार्लिमानी असूलों के मुताबिक जो है वो नहीं चलाई। ये खानदानी जमात है, ये एक सियासी कबीला है जो अपने इक्तदार के लिए और ताकत के लिए सिर्फ सियासत करते हैं। और ये बदकिस्मती है हमारे मुल्क की, ये कितने अरसे से इस मुल्क पे काबिज है, और इन्होंने, और आपने जैसे इंट्रो में बात की कि अवाम के लिए कोई भी बात नहीं करता। जी ये बिल्कुल। सिर्फ आप देख लें कि मरियम बीबी जो है, जो वजीर आला है, उसकी गाड़ी के टायर चेंज होने के लिए, कोशिश के लिए 2.5 करोड़ रुपए की ग्रांट जो है वो मांगी जाती है, और एक गरीब आदमी के लिए एक वक्त का नवाला नहीं उसके पास। कितनी सितम जरीफी है इस मुल्क में, क्या बंदा बात करे? मुझे तो नहीं लगता इस मुल्क में कोई बात करने का भी फायदा है। हरत साहब, ये जो है, अब बात कर रहे हैं, अभी हम नवाज शरीफ साहब की बात करें कि उन्होंने किस तरह से सदारत कर ली या किस तरह से, ठीक है बेटी को गाइड कर दें, वो एक अलग बात है। लेकिन आपको याद होगा बानी पीटीआई वजीर आजम बनने से पहले जब बतौर पार्टी सरबराह खैबर पख्तूनख्वा का दौरा किया करते थे तो उनके प्रोटोकॉल पे तनकीद की जाती थी, बहुत ज़्यादा तनकीद की जाती थी, ये CPMLN की जानिब से या दूसरे जो सियासी हरीफ है उनकी जानिब से बहुत ज़्यादा उस प्रोटोकॉल पे कि इनको प्रोटोकॉल कैसे मिल गया, इनके पास तो कोई सरकारी ओहदा नहीं है। तो ये तनकीद करते हुए आपको लगता है भूल जाते हैं, या अब जो मियां नवाज शरीफ साहब, ये तो समझ नहीं आती कि किस हैसियत से उन्होंने ये जो पंजाब हुकूमत के इजलास की सदारत की है, ये भूल गए कि इन्होंने माजी में तनकीद की थी और अब ये वही काम कर रहे हैं। देखिए, जब हम हुकूमत में होते हैं तो तब हम असूलों को भूल जाते हैं, असूलों की बात नहीं करते। लेकिन जब हम हुकूमत से बाहर होते हैं तो तब हमें असूल और कानून याद होते हैं, तब हम कोई भी ना हमें। लेकिन हरल साहब, इक्तदार की कुर्सी से उतरकर कौन कब जेल की चटाई तक पहुंच जाए, इस सवाल का जवाब मुश्किल नहीं है ज्यादा। बिल्कुल सही फरमा रही हैं आप। हम बेसिकली बुनियादी तौर पे बदनीति पे मुबनी हमारी सारी सियासत है, और हमारी नीतियां ठीक नहीं है। हम जब भी इक्तदार में होते हैं तो हम कानून ऐसे ऐसे पास करते हैं, इतनी जुल्म और बर्बरियत करते हैं, लोगों के बुनियादी हकूक का ख्याल नहीं रखते, ना हमें महंगाई का ख्याल होता है, ना आवाम का ख्याल होता है, कि ना हमें कानून और असूल का कोई पता होता है। लेकिन जैसे ही इक्तदार की कुर्सी से हम नीचे उतरते हैं तो तब हमारे लिए असूल, ये जो आप बात कर रही हैं, तो फिर हमें ये याद आता है कि अच्छा हरल साहब, वो तो सियासतदानों को याद आता है, आप चूंकि माहिर कानून हैं, लॉ एक्सपर्ट हैं, बड़ी गहरी नज़र रखते हैं, बड़ा अच्छा माशाल्लाह आपका एक्सपीरियंस है। ये जो तौहीन पार्लियामेंट हमने देखा था कि एक बिल पास हुआ था, कानून साजी हुई थी, क्या कभी तौहीन आवाम की भी कोई कानून साजी होगी कि ये जो आवाम को सड़कों पे रोला जाता है, ये जो इतनी महंगाई कर दी जाती है कि गरीब आवाम जो है वो खुदकुशियां करने पे मजबूर है, 2 वक्त की रोटी उनके पहुंच से दूर हो गई है, ये तौहीन आवाम है, कभी इसमें भी कोई कानून साजी होगी? देखिए, हमारे जो दस्तूर में बुनियादी जो हकूक है अवाम के और शहरियों के, मैं समझता हूँ वो इस वक्त बिल्कुल मुअत्तिल है, और बेहतर यही है कि उनको दस्तूर से आप निकाल दे। क्या दस्तूर एक्टिव है? दस्तूर एक्टिव है रोज हरल साहब? दस्तूर एक्टिव है? गरीब आदमी जो है,
क्या वो एजुकेशन ले सकता है? हरल क्या वो साहब, खाना खा सकता है? हरल क्या साहब, वो हरल साहब, आपने कहा हमारे दस्तूर में जो आम आदमी के हकूक हैं वो बिल्कुल मुअत्तल हैं, तो क्या दस्तूर एक्टिव है? नहीं है? इस पाक सरजमीन जो है वो बिल्कुल बेआईन हुई हुई है, बेकानून, कानून बिल्कुल नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे 95% जो अशराफिया है उसके लिए कानून है, उनके लिए मराहत है, उनके लिए प्रोटोकॉल है, और ये सारे जो IMF के प्रोग्राम हैं ये भी सारे उनके लिए हैं। गरीब आदमी के लिए IMF प्रोग्राम का कर्जा है जो हमने सूद अदा करने के लिए फिर एक हम कर्जा लेते हैं, वो भी गरीब आदमी के ऊपर टैक्स लगता है। तो मैंने तो बड़े ये IMF प्रोग्राम की सपोर्ट की है, लेकिन इस नतीजे पे पहुंचे हैं फैजा, जी, बिलीव करें कि ये सिर्फ अशराफिया की अयाशियां हैं और कुछ भी नहीं है। सिर्फ अगर आपने लेकिन उन्होंने IMF कहा है कि के हुकूमती सतह पे तो चलें, ये थोड़ा बहुत अब बज़ाहिर है या क्या है इसका तो कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन उन्होंने कहा है कि वो जो मराहत हैं और वज़ीर आज़म साहब की जो कैबिनेट है वो अपनी सैलरीज भी नहीं ले रही और मराहत भी नहीं ले रही। अब पता नहीं क्या क्या हकीकत क्या फायदा? है, ये तो अब वही जानते हैं। देखिए 10-10 गाड़ियां लेके फिरना है और इतने बड़े बड़े शानदार बंगलों में रहना है, उसके अलावा आप जो है इतनी बहुत ज्यादा मराहत है, आप सैलरी जो है उसमें से ना भी लें 2-4 महीने नहीं, के वो लिए। कह रहे हैं मरात भी नहीं मैं लेनी। समझता हूँ हरल साहब, वो कह रहे हैं के अलावा मरात भी नहीं लेनी, मरात भी नहीं लेने का उन्होंने फैसला किया है। अच्छा चलिए, मरात ना लेने का तो फैसला किया है, लेकिन मरात में कौन कौन सा पार्ट नहीं लिया जाएगा, कौन कौन सा पार्ट जो है वो एक्टिव रखा जाएगा, इसकी अभी मुझे नहीं समझ आ रही। अगर आपको कोई नॉलेज है इस बारे में, कोई इन्फॉर्मेशन है तो शेयर देखिए करें। देखिए ये सारी बयानबाजी के अलावा कुछ नहीं होता। आप देख लें ये जो रमजान निगहबान प्रोग्राम चल रहा है, इसमें जिस तरह ये नंबर बताए जा रहे हैं उस तरह ये नहीं है, ये गलत नंबर बताए जा रहे हैं। और अच्छा। किस तरह इन्होंने ये फलाप किस्म का प्रोग्राम किया है कि आप 4-4 हज़ार रुपए के थैले लेके सारी जो रियासती मशीनरी है उसको आपने वहां पे लगाया हुआ है। रियासती जो मामूल के काम होते हैं, जो डे टू डे अफेयर होते हैं, वो बिल्कुल खत्म हुए पड़े हैं। तो बेहतर है कि आप इनके पास कोई वाज़ेह पॉलिसी नहीं है, ना कोई सियासी और मुआशी प्रोग्राम है। और देखिए उससे बेहतर था कि आप जो है लोगों के अकाउंट खोलते, जिस तरह आपने बेनजीर प्रोग्राम के हवाले से वहां से डाटा उठाया था, वही डेटा जो है उसमें आप अकाउंट्स में पैसे कम अज कम 10,000 तो भेजते ना। ये तो बेचारी, और जहाँ पे जो सैलरी तबका है, जो तनख्वाहों पे गुजारा करता है, वो हम्म। बिल्कुल बेचारा पिस गया इस महंगाई में, पिस्ता ही जिस सैलरी कदर तबका महंगाई है, बढ़ी जब है। टैक्सेस लगते हैं सैलरी तबके पे ही तो लगते हैं। मतलब जिन पे इनको हाथ डालना चाहिए उनको तो ये छूते तक नहीं। अब की दफा उम्मीद की जा रही है कि औरंगजेब साहब आए हैं, वो कुछ शायद जिन पे टैक्स नहीं लगते हैं उन पे भी टैक्स लग जाए, उन सेक्टर्स पे भी टैक्स लग जाए। अच्छा हरल साहब, मुझे ये फरमाइएगा कि ये जो मुस्लिम लीग नून की मौजूदा हुकूमत है, बातें तो बड़ी बड़ी की जा रही हैं, लेकिन पंजाब के हवाले से भी बातें की जा रही हैं। आपको क्या लगता है ये कितनी को मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, कितनी इसमें भर्ती की गई है, और कितना ये बाइख्तियार है, कितना इनके पास इस वक्त अथॉरिटी है, कितनी इनसे हुकूमत ले ली गई है और कितनी इनको दे दी गई है आपके ख्याल में? आप देखिए देखिए आगे आगे होता है क्या। यहाँ पे तो पंजाब की आप बात कर रही है ना, पंजाब के नहीं नहीं, मैं अलावा जो है विफाक पंजाब दोनों की बात कर रही हूँ। लीडिंग में तो जी जी, पंजाब तो खैर वफाक है ही में नून भी के आप पास ना, देखिएगा विफाक भी लीडिंग में ही है। कुछ अरसे तक जो इनके अपने जमात के लोग हैं वो फट पड़ेंगे। वो कहेंगे कि ये हमारी हुकूमत नहीं है। वो कहेंगे इस हुकूमत से बेहतर है हम बाहर बैठ जाए, क्योंकि उनके इख्तियार में कुछ भी नहीं है। और इनको भी पता है कि हम सिर्फ जो है वो शेरवानी पहन के इस मनसब पे बैठे हुए हैं, अख्तियारात जो है वो किसी और तरफ हैं, और वो हमेशा से रहे हैं इस मुल्क में। यही बदकिस्मती है, जैसे मैंने शुरू में अर्ज किया, जब तक इख्तियार जो है आप मुंतखब नुमाइंदों को नहीं देंगे तब तक ये रियासत के मसाइल हल नहीं होंगे। और ये हमेशा से इस मुल्क में चला आ रहा है कि किसी जमात, जैसे PTI के चेयरमैन के बयान आपके सामने हैं, उन्होंने भी कहा था PTI की जब हुकूमत थी कि मेरे पास कोई इख्तियार नहीं था, मैं बरए ना वजीर आजम था। आप देखिएगा कुछ अरसे तक शायद शहबाज शरीफ साहब जो है वो तो नहीं कहेंगे, क्योंकि उनके वो तो लिए अंक तो का यही तारा बड़ी है ना, बात है वो कि तो मैं तारा उनके साहब हैं। मद्दे नजर हूँ। मैं हरल साहब, वो तो तारा साहब है, मुझे थोड़ा सा मैं मार्जिन उनकी दीजिएगा। आंखों का तारा हूँ, उनके लिए जी यही जी, काफी हरल है। साहब मुझे थोड़ा सा लेकिन मार्जिन दीजिएगा। इस जमात वक्त के हमें लोग ज्वाइन जो किया है, है जुल्फकार राहिल साहब हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया जुल्फकार साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम जुल्फकार साहब। वालेकुम। जुल्फकार साहब, अभी जो PMLN की गवर्नमेंट चल रही है सर, इसमें पुराने चेहरे हैं वो गायब नजर आ रहे हैं इस नई हुकूमत में। आपको क्या लगता है, क्या वजूहात हैं?
देखिए, ये जो गवर्नमेंट बनी है ये बड़ी कैलकुलेटेड किस्म की गवर्नमेंट बनाई गई है। हम्म और जिस तरह इलेक्शन हुए, जिस माहौल में इलेक्शन हुए और पिक एंड चूज जिस तरह हुआ, हम्म कौन से लोग जीतने और कौन से लोग नहीं जीतने, वो हम्म बाकायदा तौर पे एक पूरी फील्डिंग इस हवाले से लगाई गई हम्म और उसके अकॉर्डिंगली रिजल्ट लेने की कोशिश की गई। और ये पहला इलेक्शन था, हम्म इलेक्शन होने से पहले लोगों को इसके रिजल्ट का पता था। हम्म यानी आप अंदाजा करें कि पूरी दुनिया में मुस्लिम ममालिक के अंदर गैर यकीनी खत्म करने के लिए हुकूमतें काम करती हैं। पाकिस्तान वाद मुल्क है, यहाँ पे अरबों रुपए लगा के गैर यकीनी पैदा की जाती है। बिल्कुल राहत साहब, मैं आपको सेकंड करती हूँ। मतलब ये इलेक्शन वो था कि जो इलेक्शन होने से पहले ही कंट्रोवर्शियल हो गया था। नॉर्मली इलेक्शन होने के बाद रिजल्ट पे कंट्रोवर्सी होती है। और इस इलेक्शन का सबसे पहले लोगों को पता था कि इसके इलेक्शन के रिजल्ट्स क्या होंगे और इस इलेक्शन के नतीजे में सूरत हाल क्या होगी। देखें, इलेक्शन दो वजह से पूरी दुनिया में करवाए जाते हैं, ठीक। और ये एक मुल्की लेवल की एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज होती है, जिसमें पहली चीज ये होती है कि इलेक्शन के नतीजे में पॉलिटिकल इस्तेहकाम आएगा, दूसरी ये होती है कि माशी इस्तेहकाम आएगा। तो मुझे ये दोनों चीजें इलेक्शन से पहले भी अंदाजा था कि शायद ये दोनों चीजें ना हो सके, और अब भी अंदाजा है कि शायद ये चीजें ना हो सके। लेकिन चूंकि बीइंग पाकिस्तानी हमारी ख्वाहिश है कि स्टेबिलिटी भी आए और हमारी ख्वाहिश है कि माशी इस्तेहकाम भी हो, लेकिन ख्वाहिशों से मामला नहीं चलते, रूल ऑफ लॉ से चलते हैं। तो जहाँ पे रूल ऑफ लॉ नाम की कोई चीज ना हो, वहां पे बस फिर कहा तो जा सकता है, ख्वाहिश तो की जा सकती है, लेकिन बदकिस्मती से चीजें अप टू द मार्क नहीं चल सकती। अब जिस तरह पीटीआई का आपको पता है, माजी के अंदर 4 हलकों का इशू था, 126 दिन धरना दिया था इमरान खान जी। अब तो हर हलके के अंदर इशू उनका चल रहा है। अब तो वो कहते हैं कि जी हमारी 200 सीटें थी और हमें हमारी बहुत सारी सीटें फॉर्म 47 खा गया। तो अब तो एक नैरेटिव उनके पास बड़ा स्ट्रांग है, उस नैरेटिव को लेके वो चलेंगे, वो बैठेंगे नहीं स्कूल से, और जब वो नहीं बैठेंगे तो जाहिर है गवर्नमेंट को भी नहीं बैठने देंगे। तो गवर्नमेंट खासी वीक पोजीशन पे है। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि ऐसे इलेक्शंस के नतीजे में ये जो प्राइम मिनिस्टर बनता है वो बेसिकली एक मॉरल स्टैंड के ऊपर खड़ा होता है। तो अब आप खुद अंदाजा लगा सकती हैं कि किस तरह की मोरालिटी लेके प्राइम मिनिस्टर बैरूनी दौरों पे जाएंगे, और बैरूनी ममालिक के अंदर कौन से ममालिक हैं वो किस तरह से चीजों को देखेंगे। तो मेरा ख्याल है खासी चीजें कंट्रोवर्शियल हैं। कंट्रोवर्शियल है। अच्छा राहत साहब, जहाँ पे अभी हम बात कर रहे हैं इलेक्शन में धांधली के हवाले से, पॉइंट अभी आपने डिस्कस किया, उसमें आज हमने देखा कि बानी पीटीआई ने जुडिशल कमीशन तश्कील देने की दरख्वास्त दायर कर दी है। जुडिशल कमीशन एक 2013 में भी बना था, जिसका एंड कुछ था ही नहीं। उसमें यह था कि मुनज़्ज़म धांधली नहीं हुई है, कोई शवाहिद नहीं मिले और वो खत्म हो गया। ठीक है, तहरीक इंसाफ ने उस वक्त उसको एक्सेप्ट भी किया, लेकिन साथ साथ उन्होंने फिर अपनी जो एक एहतजाज है उसको भी जारी रखा। अब की दफ़ा आपको लगता है कि ये कोई मामला जो हैं वो सर तस्लीम में खम भी होंगे तहरीक इंसाफ की जानिब से, एक्सेप्टेंस भी होगी, या बनेगा ही नहीं जुडिशल कमीशन? देखिए जी, पाकिस्तान की रियासत का एक फेज था, रियासत पाकिस्तान जो पाकिस्तान के अदारे हैं। इलेक्शन से पहला फेज था, इलेक्शन हो गया, और इलेक्शन के बाद हमारा ख्याल था चीजें बेहतर हो जाएंगी, की तरफ आएंगी, रिलीफ मिलेगा, पीटीआई के लोगों को रिलीफ मिलेगा, चीजें सिस्टम में आ जाएंगी और हालात बेहतर हो जाएंगे। लेकिन मुझे जो लगता है कि रियासत पाकिस्तान और पाकिस्तान के अदारों का जो मूड है वो मजीद पहले वाला जो नैरेटिव था इलेक्शन से, उसी को कंटिन्यू करना चाहते। उनका ख्याल है कि ताकत का इस्तेमाल जो जिस तरह पहले जारी था उसी तरह इस्तेमाल जारी रखा जाए। अब इलेक्शन के बाद बहुत सारे MNAs, बहुत सारे MPs जीत चुके हैं, एक सूबे के अंदर पीटीआई की गवर्नमेंट बन चुकी है। तो अब मेरा ख्याल है कि ताकत के इस्तेमाल का रिएक्शन जो आएगा वो बहुत ज्यादा खौफनाक किस्म का आ सकता है, जिससे हालात अनारकी की तरफ बढ़ेंगे। जब तक जिस तरह हम एक माशी मिसाक की बात करते हैं कि मिसाक मईशत होना चाहिए, इससे भी ज्यादा जरूरी है कि एक ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बनाया जाए जो सारे फैक्टर्स पाकिस्तान के अंदर है सबका अहाता करे, और ओवरऑल जो डिपार्टमेंट्स का इशू है, जो इख्तियारात का इशू है, जो आइन के अंदर चीजें हैं, उस सारी चीजों को असर नौ एक ऐसा हल पेश करे जिसके नतीजे में पाकिस्तान आगे बढ़ सके। वरना तो आज 74-75 साल के बाद भी
हमें ऐसा लगता है कि हम एक दिन पहले आजाद हुए हैं, हमें नाजुक दौर से गुजर रहे हैं आज भी। ये नहीं समझ आ रही कि पार्लियामेंट ने क्या करना है, ये नहीं समझ आ रही कि प्रेसिडेंट साहब क्या करेंगे, और ये नहीं समझ आ रही कि चीफ इलेक्शन बेसिकली जुल्फकार साहब, हमें यही नहीं समझ आ रही ना कि एक्चुअल में हुकूमत है किसकी। सारी जमातें मिलके एक मुरब्बे की सूरत में सामने आई हुई हैं, एक्चुअल में किसका फ्लेवर कौन सा ये समझ नहीं आ रही। जुल्फकार साहब, ख्वाजा आसिफ साहब ने जन्नत बाजवा और जन्नत फैज हमीद के खिलाफ पार्लियामेंट में कोई करारदाद लाने की ख्वाहिश का इजहार किया है एक टीवी प्रोग्राम में। सर, ये इससे पहले बड़े मियाँ साहब भी इन दोनों को एहतसाब करने की बात कर चुके हैं, उनका ट्रायल करने की बात कर चुके हैं। ये हर थोड़ी देर के बाद PMLN के अंदर से ये आवाज़ क्यों उठ जाती है? यानी कि कहीं ना कहीं वो इनका एहतसाब करना चाहते हैं और आवाज़ को दबा दिया जाता है, और जब उनको मौका मिलता है तो आवाज़ फिर बाहर निकल आती है। मुझे समझ नहीं आती कि नवाज शरीफ साहब का भी जो बयानिया था, वो बयानिया ये था कि माजी की स्टेब्लिशमेंट बुरी थी, आज की स्टेब्लिशमेंट ठीक है जो उनको फैसिलिटेट कर रही है। माजी की अदलिया बुरी थी, आज की अदलिया ठीक है। तो ये एक डबल स्टैंडर्ड है सारे पॉलिटिशियंस का बदकिस्मती से। इसमें कोई भी किसी को भी मैं स्पेयर नहीं करता, सारों की यही हालत है कि अगर किसी को बारी मिल जाए तो वो खुश है, जिसको बारी नहीं मिलती वो ना खुश है। अब इस मुंह से अब ख्वाजा साहब ये करारदाद लाने की बात कर रहे हैं जनरल फैज और बाजवा साहब के खिलाफ। बाजवा साहब तो वो हैं कि जिन्होंने पिछली सीट हारी हुई ख्वाजा साहब की थी, और उन्होंने रात लेट आवर्स में फोन किया। ख्वाजा आसिफ ने खुद बताया, उन्होंने कहा ये ऑन रिकॉर्ड है कि मैंने बाजवा साहब को फोन किया और फिर मेरा रिजल्ट मुझे मिल गया और मैं जीत गया। तो जिस शख्स को रात जो उसका मोहसन है और बाजवा साहब के फादर लॉ से इनकी बड़ी दोस्ती है, मैं हैरान हूँ कि किस तरह ये लाएंगे। और दूसरी बड़ी बात है कि ये जो PDM 2 बनी थी या PDM 1 बनी थी और PDM 2 अब बनी है, तो इसमें बाजवा साहब तो वो शख्स हैं कि जिन्होंने इमरान खान के खिलाफ रजीम चेंज सारा ऑपरेशन को फैसिलिटेट किया। PTI उन पे तो गिला कर रही है कि इनको तो लाने वाले वो हैं। तो अगर लाने वालों को इस तरह मेरा ख्याल है करारदाद पेश करेंगे तो ये भी एक मैसेज होगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ख्वाजा साहब ये ला सकेंगे और इसको डिस्कस कर सकेंगे और इसको आगे प्रोसीड कर सकेगा। इन्होंने मुशर्रफ साहब के खिलाफ भी आर्टिकल 6 लगाने की कोशिश की थी जी, जो कि नहीं हो सका था, उसमें वो प्रोसीड नहीं हुआ था। देखिए, फौज एक अदारा है, एक फैमिली है, वो अपने किसी भी आला ओहदेदार को जो बेशक फारिग हो जाए उसकी किसी सूरत में इस तरह से इंसल्ट बर्दाश्त नहीं करता। उस अदारे के अपने कुछ नॉर्म्स हैं। तो जनरल फैज साहब का स्टांस बेशक कुछ भी हो, तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान आर्मी का अदारा इस तरह की कोई करारदाद या इस तरह की कोई एक्टिविटी को वो बर्दाश्त करेगा। ठीक। अच्छा जुल्फकार साहब, ये जो हसन नवाज, हुसैन नवाज के केसेस से बरियत हुई है, ये जो उनके ऊपर एक ख्याल था, एक जनरल परसेप्शन थी करप्शन की पूरे ख़ानदान के ऊपर, अब आपको लगता है कि उसका स्टिग्मा जो पूरे ख़ानदान के ऊपर करप्शन का लगा हुआ था वो ख़त्म हो गया है, वो धुल गया है, अवाम इसको एक्सेप्ट कर लेगी कि हाँ भी उनके साथ ज़्यादती हुई थी, गलत फैसले हुए थे, अब ठीक फैसले हुए हैं और उन्होंने ऐसी कोई करप्शन नहीं की? आपको लगता है सारा कुछ हो जाएगा? बस ये हमारा, मैं जिस तरह पहले कह रहा था कि हम एक दायरे के सफर में, बदकिस्मती से 75 सालों में जी, 2-4-5 सालों में हमें समझाया बताया जाता है कि नवाज शरीफ और बेनज़ीर और जरदारी साहब और पीपल्स पार्टी ये बड़े करप्ट लोग हैं। फिर अचानक अगले 5 साल बताया जाता है कि इमरान खान बहुत करप्ट आदमी है। फिर अगले साल बताया जाता है कि दूसरे लोग हैं। तो ये एक दायरे का सफर है। किसी वक्त कोई सादक और अमीन होता है, किसी वक्त वो मुजरम होता है, और किसी वक्त उसको 34-35 साल सजा दे दी जाती है 3-4 मुकदमों में। तो ये एक अदलिया का ओवरऑल जो सूरत हाल है, मैं समझता हूँ कि यही इसीलिए कहा गया था ना कि जिस मुल्क की अदलिया ठीक तरीके से काम कर रही हो वहां पे कोई भी नाइंसाफी हो तो अदलिया से इंसाफ मिल सकता है। आज 40 साल के बाद भुट्टो साहब को इंसाफ मिला है, यानी जब वो कब्र के अंदर पड़े हुए हैं जी, तो आज चीफ जस्टिस साहब ने इंसाफ दिया है। मुझे समझ नहीं आ रही, लेकिन इंसाफ आपको नहीं लगता राहत साहब वो आधा इंसाफ था? ये बता दिया कि उनको ट्रायल, शफाफ ट्रायल का मौका नहीं मिला, लेकिन किन की वजह से नहीं मिला उसी तरह मिलेगा, उस तरीके से कोई बात नहीं हुई। देखिए, जो जिंदा लोग हैं मेरा ख्याल है इंसाफ तो उनको देना चाहिए, उनके मरने का इंतजार नहीं करना चाहिए। जब मर जाएं तो फिर आप तस्लीम करें कि हाँ ये गलती थी, ये हमारी ज्यादती थी। मरने वाला मर गया, जाने वाला चला गया। तो रूल ऑफ लॉ और इंसाफ अदालतों में अगर मिलना शुरू हो जाए
तो सारी चीजें बेहतर हो सकती हैं। देखिए, कोई अदारा यहाँ पे पवित्र नहीं है, नेक नहीं है। कोई भी अदारा जाती और जुल्म कर सकता है, गलती कर सकता है, लेकिन एक फोरम कम से कम ऐसा होना चाहिए जहां पे जाके पाकिस्तान की आवाम को अपना रोना रो सके, पाकिस्तान के सियासतदान रोना रो सके, पाकिस्तान का मीडिया उस प्लेटफॉर्म पे जाके बात कर सके। लेकिन अगर वो अदारा ही कॉम्प्रोमाइज हो जाए, पाकिस्तान के अदलिया ही कॉम्प्रोमाइज हो जाए और वो बेबस हो जाए और चीफ जस्टिस बैठ के आंसू बहाना शुरू कर दें, बेबसी का इजहार करें, तो फिर जाहिर है उसके बाद हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, ये सिचुएशन तो नजर आई है ना। ठीक, राहत साहब मुझे थोड़ा सा मार्जिन दीजिएगा। हरल साहब, ये जो आज वजीर आला केपी ने रिश्वत वाले मामले पे एक बड़ी अहम स्टेटमेंट दे दी है। उन्होंने कहा एक जनाब रिश्वत मांगने वाले अफसर के सर पे ईंट मार दो और मेरा नाम ले लो। आपको ये लग रहा है कि ये प्रैक्टिकली होगा वहां पे? ये तो बहुत ज्यादा ईंटें नहीं चलने लग जाएंगी। अगर किसी ने कोई रिश्वत वगैरह ली है या कोई जुर्म किया है तो उसके मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए। जहां तक आपने बात की सियासतदानों की और जमातों की, देखिए हमें सिलेक्टर से कोई मसला नहीं है। हमारा मसला सिर्फ जितनी भी जमातें हैं, सियासतदान हैं, उनका मसला सिर्फ सिलेक्शन है कि हमारी सिलेक्शन होनी चाहिए और कोई मसला नहीं है। ना कोई जमहूरी है, ना कोई असूल है, ना कोई नजरियाती है, ना सिविल सुपरमेसी है। नवाज शरीफ की आपने बात की, वहां पे लंदन में बयानिया और था, लैंड करते गए बयानिया बदल गया। कैसे वहां वोट को इज्जत दो से लेके इज्जत कहां तक पहुंच गई, कहां उन्होंने वो तो उन्होंने अपने बयानिए की कुर्बानी दे दी ना, जिसका उनको खासा नुकसान पहुंचा। अदलिया की बात की, मुख्तसर बात करता हूँ। जी जी, देखिए, हम भुट्टो केस की बात हो रही थी। जिंदा जो लोग हैं, जिंदा लोगों को तो हम इंसाफ दे नहीं रहे, मुर्दों को इंसाफ दे रहे हैं। ये कैसा दोहरा निजाम है? ये किसको बेवकूफ बना रही है हमारी अदलिया? अब जो अवाम जो है बड़ी बाशऊर हो चुकी है। आप इतने जल्दी जो है वो बेवकूफ नहीं बनेगी और ना इनसे बनेगी। ये जो बना रहे हैं ना, इनको 75 साल से अवाम को बेवकूफ एक दफा जो है, यानी कि हरल साहब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो गलतियां हुई हैं ठीक है, उसको दुरुस्त करने की कोशिश करें, लेकिन हाल में गलती ना करें ताकि मुस्तकबिल में हमें दोबारा माजी को लेके जो अभी हाल में हो रहा है फिर ना पछताना पड़ जाए। बिल्कुल। और आपने कहा ना कि आप अवाम जो है वो एक्सेप्ट कर लेगी इनको। जैसे आपने इन लोगों को चोर डाकू, बेशक वो गलत बनाया, जैसे इन लोगों के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा चलाया गया, एक सोचे समझे ठीक बात करने के लिए। हरल साहब मेरे पास वक्त की किल्लत है, एक लास्ट पॉइंट में जुल्फकार साहब का ले लूं। जुल्फकार साहब, खबरें गर्दिश में है कि बड़े मियाँ साहब जो हैं रमजान के आखिर में आखिरी अशरे में सऊदी अरब जाएंगे, उसके बाद लंदन चले जाएंगे। क्या मौजूदा सिस्टम से दिल बर्दाश्त हो कि मियाँ साहब जा रहे हैं या वापसी की भी उम्मीद रखें? जी फायदा, मियाँ साहब को इलेक्शन से पहले ही बता दिया गया था जी, लेकिन मियाँ साहब जिद रहे कि वो चौथी दफा प्राइम मिनिस्टर बनेंगे और उसके बाद जो रिजल्ट आया तो मुतनाज़ रिजल्ट के बाद वो बिल्कुल कमजोर हो गए। फिर उनको ऑप्शन दी गई कि जी आप गवर्नमेंट बना लें, लेकिन शहबाज शरीफ साहब होंगे, तो उस पर भी उन्होंने थोड़ा रिएक्ट किया। तो फिर उनको कहा गया कि पंजाब के अंदर भी गवर्नमेंट नहीं होगी, मरकज के अंदर भी नहीं होगी, तो आप देख लें फिर जैसे भी है। तो वो अपनी बीवी बेटी को पंजाब के चीफ मिनिस्टर और भाई को प्राइम मिनिस्टर बनाने पर रजामंद हो गए। यानी कि आपको लगता है कि ये भी एक रिएक्शन है मियाँ साहब का, नाराज होकर रूठ के जा रहे हैं? उन्होंने मेंटली प्रिपेयर हो गए थे उसके बाद के वो अब उनको कुछ नहीं मिलना, लॉन्च करेंगे। मरियम साहबा को ऐसे उन्होंने पार्टी सीनियर लीडर लॉन्च कर दिया है। ठीक, अब मेरा ख्याल है वो वापस जाएंगे और वहां जाके रेस्ट करेंगे, अपना रेस्ट करेंगे। ठीक है, बहुत काम हो गया, थोड़ा सा आराम हो जाए। बहुत शुक्रिया जुल्फकार राहत साहब, गुलाम अब्बास हरल साहब, आपने मुझे ज्वाइन किया प्रोग्राम में। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से दीजिएगा इजाजत, बशर्ते जिंदगी आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।